हेलो दोस्तों, नमस्कार। मैं प्रिंस आपका एक बार फिर से स्वागत करता हूं स्कोर मोर चैनल में। दोस्तों, आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं बायोलॉजी की क्लास। इस क्लास में आप बीपीएससी, जेपीएससी, यूपीएससी, एसएससी और रेलवे में आए हुए जितने भी क्वेश्चंस हैं, यदि वो बायोलॉजी से रिलेटेड हैं तो आपको इस पूरी वीडियो सीरीज में वे सारे क्वेश्चंस कवर होंगे ही होंगे। इस बात का मैं दावा करता हूँ। एक भी क्वेश्चन आपका छूटेगा नहीं यदि वो बायोलॉजी से आता है तो। आने वाली वीडियोस में मैं इस पूरे बायोलॉजी को कवर करने वाला हूँ। आज के वीडियो में मैं स्टार्ट कर रहा हूँ सेल चैप्टर को, कोशिका। उसके पहले मैं बता दूं कि आपको क्या क्या पढ़ना है बायोलॉजी के अंदर। देखिए, सबसे पहले आपको पढ़ना है कोशिका यानी कि सेल्स, कंकाल तंत्र, स्केलेटन सिस्टम, पेशीय तंत्र, मस्कुलर सिस्टम, पाचन तंत्र, डाइजेस्टिव सिस्टम, श्वसन तंत्र, रेस्पिरेटरी सिस्टम, परिसंचरण तंत्र, सर्कुलेटरी सिस्टम, रक्त यानी ब्लड, ब्लड ग्रुप्स, फिर उत्सर्जन तंत्र, नर्वस सिस्टम, रिप्रोडक्शन सिस्टम, सेंस ऑर्गन्स, ग्लैंड्स, कैविटीज़, न्यूट्रिशन, मानव रोग, जो भी आपके अंदर डिजीज़ होती हैं वो सारा कुछ हम एक एक चैप्टर करके अलग अलग वीडियोस में पढ़ाएंगे। बात करते हैं, यदि आप हमारे वीडियोस के क्विज़ करना चाहते हैं तो आप इस टेलीग्राम ग्रुप को ज्वाइन कर सकते हैं। ये टेलीग्राम ग्रुप है आपके लिए @PMCGROUPOFFICIL @PMC ग्रुप ऑफिशियल। इस पर आपको इन्हीं वीडियोस के क्विज़ मिलेंगे टाइम टू टाइम। उसमें आप जुड़िए और मैं आशा करता हूं कि आप उस क्विज को करके काफ़ी लाभ उठा सकते हैं। चलिए बढ़ते हैं। बायोलॉजी क्या होती है ये पहले जानते हैं। देखिए, सजीवों का अध्ययन जीव विज्ञान कहलाता है। बायोलॉजी मतलब जीव विज्ञान। तो सजीव जितने हैं, अब सजीव की बात करें, जैसा कि आप लोग 5, 6, 7, 8 ये सब क्लासों में पढ़ चुके हैं, सजीव किसको कहते हैं, तो मैं आज सजीव बताने नहीं जाऊंगा, बस बता दूं कि सजीवों का जो अध्ययन है वो जीव विज्ञान कहलाता है। तो सजीवों का अध्ययन जो पहले किया जाता था तो उसमें केवल मानव का अध्ययन किया जाता था, जंतु का अध्ययन किया था, मानव नहीं जंतु का अध्ययन किया था, जिसके बारे में जंतु विज्ञान उसको कहते थे। और उसके जो जनक हैं वो अरस्तु हैं। जंतु विज्ञान के जनक कौन है? अरस्तु। इन्होंने एक पुस्तक लिखी थी जंतु इतिहास। इसमें 500 से भी अधिक जंतुओं के बारे में वर्णन किया था इन्होंने, तो इसलिए इनको जंतु विज्ञान का जनक माना जाता है, अरस्तु को। लेकिन धीरे धीरे क्या हुआ कि समय बीतते गया और भारत के एक महान वैज्ञानिक हुए जगदीश चंद्र बोस। उन्होंने क्रेस्कोग्राफ नाम की एक मशीन की खोज की। उस मशीन से ये पता चला कि पौधों में भी जान होती है, पौधों में भी जीवन है। तो इस हिसाब से सजीव अब हो गए वनस्पति और साथ साथ मानव दोनों, यानी कि जंतु और वनस्पति शास्त्र दो हो गए। अब दो वनस्पति शास्त्र जो आया वो उसके जनक कौन होंगे भाई? तो वनस्पति शास्त्र के जनक हैं थियोफ्रेस्टस। कौन है? थियोफ्रेस्टस। थियोफ्रेस्टस ने 500 प्रकार के पौधों का वर्णन अपनी पुस्तक में किया। उनकी पुस्तक का नाम है हिस्टोरिया प्लांटोरम। हिस्टोरिया प्लांटोरम। उसमें थियोफ्रेस्टस ने 500 से भी अधिक पौधों के बारे में वर्णन किया था। तो इससे अब बायोलॉजी जो था वो दो खंडों में बट गया। क्या क्या हो गया? एक हमारा हो गया जूलॉजी और एक हो गया बॉटनी। तो हम लोग आज बॉटनी नहीं, आज लोग जूलॉजी पढ़ेंगे और आगे आने वाले वीडियोस में हम बॉटनी को भी कवर करा देंगे। आज हम लोग स्टार्ट कर रहे हैं जूलॉजी, मतलब जंतु शास्त्र के बारे में आज हम लोग अध्ययन करेंगे, जिसके जनक हैं अरस्तु। ध्यान रखिएगा। बढ़ते हैं आगे। तो जंतु शास्त्र पढ़ने में सबसे पहले हमें मिलता है कोशिका। कोशिका क्या होती है? देखिए, कोई भी सजीव चीज है, चाहे वो कुत्ता हो, बिल्ली हो, पेड़ हो, पौधा हो, आदमी हो, जो भी हो, सबके अंदर उसके बॉडी का निर्माण किससे होता है? तो सेल से होता है। सेल ऐसे समझिए, जैसे मान लीजिए आप एक घर बनवा रहे हैं, उसके पहले आप क्या करते हैं? सबसे पहले आप ट्रैक्टर से ईंट मंगवा के ऐसे गिरा लेते हैं और एक एक ईंट को जोड़ करके ऐसे दीवार खड़ा करते हैं। एक आपने दीवार खड़ा कर दिया। अब ये दीवार जुड़ते जुड़ते इस तरफ से दीवार जुड़ा, फिर इधर से दीवार जुड़ेगा, फिर इधर से दीवार जुड़ेगा, चारों तरफ से दीवार जुड़ के आप देखिए कमरे को बना लेते हैं। ये आपके पास कमरा तैयार हो गया, ये बेडरूम, हॉल, किचन, जो भी आपने तैयार करना है कर लिया। अब इस तरह से 3-4 कमरे आपने तैयार किए। एक में आप सोएंगे, एक में खाना बनाएंगे, एक में खाली करने जाएंगे, वगैरह वगैरह। तो इस तरह से कुल मिला के आपने एक घर का निर्माण कर लिया। तो इस हिसाब से यदि हम अपने बॉडी को देखें तो सबसे पहले होता है हमारे पास सेल। सेल से बनता है टिश्यू, टिश्यू से बनता है ऑर्गन और ऑर्गन से बनता है हमारा पूरा बॉडी। उसी तरह से बना, जैसे पहले ईंट, ईंट से बना कमरा और कमरा से बन गया घर। तो वही यूनिट होता है, वही चीज होता है हमारे पास लाइफ में भी। सबसे पहले सेल आता है, सेल से बनता है टिश्यूज, ग्रुप ऑफ सेल्स बनाते हैं टिश्यूज, टिश्यूज से बनता है ऑर्गन और ऑर्गन से बन जाता है क्या? हमारा
पूरा का पूरा बॉडी बन जाता है। ठीक है, तो चलिए आगे हम लोग बढ़ते हैं कि ये ऑर्गन्स, सेल के पास ऑर्गन्स क्या क्या है, सेल ऑर्गन्स क्या क्या है, इसको देखने के लिए हम आगे बढ़ेंगे। देखिए इस सेल में ही बहुत सारे चीज होते हैं, बहुत सारा चीज होता है। ये छोटा सा सेल होता है। देखिए सेल अपने आप में क्या है, एक यूनिट है, फंक्शनल यूनिट है, मतलब ये पूरा का पूरा काम कर सकता है। जैसे आप एक मतलब 1 kg चीनी लीजिए, वो भी मीठा लगेगा। चीनी का एक दाना उठाइए, वो भी मीठा लगेगा। मतलब मीठा लगने का काम पूरा का पूरा चीज कर रहा है। या तो एक दाना कर रहा है या 100 दाना, सब एक ही जैसा है, लेकिन 100 दाना हो जाने से ज्यादा मीठा हो रहा है और एक दाना कम मीठा कर रहा है। वही स्थिति है यहाँ पे कि यदि एक सेल है तो वो कम फंक्शन करेगा, और ग्रुप ऑफ सेल्स मिल जाएंगे तो वो ज्यादा फंक्शन करेंगे। अब सेल के अंदर होता क्या क्या है, इसके बारे में हम लोग आगे आगे पढ़ेंगे। देखिए और मैं आपको बता दूं, सेल का जो अध्ययन होता है, यानी कि सेल को जो हम लोग स्टडी करते हैं, उसको हम लोग बोलते हैं साइटोलॉजी। सेल के अध्ययन को क्या बोलते हैं, साइटोलॉजी। साइटो मतलब होता है सेल, ये मतलब क्या कह सकते हैं इसको, ये जूलॉजी की भाषा है, या फिर कह सकते हैं कि ये बायोलॉजी की भाषा है साइटो। तो साइटो मतलब हो गया सेल, और लॉजी मतलब स्टडी। तो साइटोलॉजी से हम पढ़ लिए क्या, सेल का अध्ययन। सेल के अध्ययन को कहते हैं साइटोलॉजी। सर्वप्रथम सेल्स का जो खोज था वो किया था रॉबर्ट हुक ने। कब, 1665 ईस्वी में। लेकिन इन्होंने मृत कोशिका की खोज कर दी थी। किसकी खोज की थी, मृत कोशिका। जीवित कोशिका की खोज नहीं की थी। किसने, रॉबर्ट हुक ने। अभी आगे बताएंगे जीवित कोशिका की खोज किसने की। इन्होंने मृत कोशिका की खोज की थी। इनको फादर ऑफ साइटोलॉजी भी कहते हैं। फादर ऑफ साइटोलॉजी कौन हुए, रॉबर्ट हुक। इन्होंने 1665 में, याद रखिएगा, किसी खोज की थी, मृत कोशिका की। अब देखिए मृत कोशिका दिख कैसी रही थी, वो मैंने यहाँ पे दिखाया है। ये इनका था माइक्रोस्कोप जिसमें इन्होंने देखा था, ये खुद का बनाया हुआ इनका था, और यही थी मृत कोशिका। ये मृत कोशिका जानते हैं कैसे दिखती थी, जैसे आज देखिएगा मधुमक्खी का छत्ता, हनीकॉम्ब, उस तरह का दिखता था मृत कोशिका। देखिए इस तरह का, ये जो छोटे छोटे इसमें होल्स हैं, ये सारे जो होल्स दिख रहे हैं आपको, छोटे 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 छोटे, ये क्या है, मधुमक्खी के छत्ते की तरह है, और एक एक होल्स एक एक सेल है। तो ये खोज किसने किया था, रॉबर्ट हुक ने किया था। याद रखिएगा, कोई भी छोटा चीज यदि आप कहीं से निकालते हैं खोद के, तो हुक से निकालते हैं। तो हुक से याद रखिएगा, सबसे छोटा चीज सेल का खोज किसने किया, हुक ने किया। कब, 1665 में। अब आगे हम लोग देखते हैं, सर्वप्रथम जीवित कोशिका की जो खोज थी, वो तो मरा हुआ किए थे। जीवित कोशिका की खोज 1674 ईस्वी में किया, किन्होंने, एंटोनी वन लीeuwenhoek ने। देखिए 65 में हुआ मृत कोशिका, 74 में हो गया जीवित कोशिका की खोज। इसलिए इन्हें फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी कहते हैं। फादर ऑफ बैक्टीरियोलॉजी किसे कहते हैं, एंटोनी वन लीeuwenhoek को। रॉबर्ट ब्राउन आए, उन्होंने 1881 में कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज कर ली। आगे मैं बताऊंगा केंद्रक क्या होता है। तो कोशिका के अंदर केंद्रक की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने। अच्छा, केंद्रक से क्या मतलब है, कोई भी चीज, जैसे आप आम खा रहे हैं, आजकल आम का सीजन है, लीची का सीजन है। लीची जब आप खाइएगा, ऊपर से उजला उजला गुदा होता है, पहले छिलका छीलिएगा, और छिलका छीलने के बाद उजला उजला जो गुदा होगा उसको खाइएगा। उसके अंदर देखते हैं तो एक बीज होता है जो भूरे कलर का होता है, तो ब्राउन कलर का हुआ। इससे आप याद रख सकते हैं कि केंद्रक जो होता है वो अंदर होता है सेल के, तो अंदर हुआ मतलब वो गुठली के जैसा हो गया, वो ब्राउन। तो उससे आप याद रख सकते हैं केंद्रक की खोज किसने की, रॉबर्ट ब्राउन ने की। अब आते हैं, ये स्लाइडेन और स्वान क्या कर रहे थे भाई। देखिए इन्होंने तो केवल खोज दिया कि ये जीवित कोशिका है, मृत कोशिका है, भाई उसको करना क्या है, ये तो बताइए क्या करना है। कोशिका आपने खोज दी, उस कोशिका का करना क्या है। तो अब आए दो वैज्ञानिक, स्लाइडेन और स्वान। उन्होंने कोशिका का सिद्धांत दिया और कहा कि शरीर जो है वो कोशिकाओं से बना है। तो कोशिका जो है वो शरीर की सबसे छोटी इकाई है। इसके पहले केवल कोशिका ही लोग खोज दिए, क्या है उसका मतलब ये नहीं पता था कि उससे होगा क्या। तो स्लाइडन और स्वान ने कोशिका का सिद्धांत दिया। बहुत बार पूछा था कोशिका का सिद्धांत किसने दिया, वो दिया था स्लाइडन और स्वान ने। उन्होंने बताया कि शरीर जो है वो छोटी छोटी कोशिकाओं के ग्रुप से मिलकर बना हुआ है। अब कोशिकाओं के ग्रुप से मिलकर बना हुआ है, जैसे आपको मैं बता दूं, ये हमारा किडनी है, इसको हिंदी में बोलते हैं गुर्दा। तो किडनी जो है वो नेफ्रॉन्स से मिलकर बना होता है। हमारा जो दिमाग है उसमें न्यूरॉन सेल्स होते हैं। अब बात आती है कि सबसे बड़ा सेल कौन सा है और सबसे छोटा सेल कौन सा है। इसके बारे में मैं जो आपको बताऊं, तो यदि मानव शरीर में हम सबसे पहले बात करें कि मानव शरीर में सबसे बड़ा सेल कौन है और मानव शरीर में सबसे छोटा कौन है, तो फीमेल्स में पाया जाने वाला ओवम जो होता है, यानी कि अंडा है, अंडाशय, वो जो होता है वो सबसे बड़ा सेल होता है मानव में। मानव में हम सब आते हैं, लड़का लड़की सब, ये नहीं कि खाली लड़का मानव आएगा, नहीं, लड़का लड़की सब। तो मानव में सबसे बड़ा सेल कौन सा होता है, अंडाशय, जो महिलाओं के पास होता है, पुरुषों के पास नहीं होता है। ठीक है, ये ओवम। और
जो सबसे छोटा सेल होता है मानव में वो होता है स्पर्म, जो पुरुषों के पास होता है। पुरुषों के पास होता है स्पर्म और महिलाओं के पास होता है ओवम। ये सबसे बड़ा होता है और स्पर्म सबसे छोटा है, ये मानव में। और बात करें सबसे बड़ा की, तो ऐसे सबसे बड़ा होता है हमारे पास शुतुरमुर्ग का अंडा। देखिए ये शुतुरमुर्ग का अंडा है, ये जो है ये सबसे बड़ा सेल माना जाता है। इस पृथ्वी पर सबसे बड़ा सेल कौन सा माना जाता है, तो शुतुरमुर्ग का अंडा। और सबसे छोटा सेल माना जाता है माइक्रोप्लाज्म को, याद रखिएगा, वो फोटो लगाना मैं भूल गया। तो माइक्रोप्लाज्म जो है, माइक्रोप्लाज्म उसको सबसे छोटा सेल बोलते हैं और सबसे बड़ा सेल शुतुरमुर्ग का अंडा। अब आती है बात लॉन्गेस्ट सेल कौन सा है, लंबा। देखिए जैसे लंबा कहने का मतलब आप कुतुब मीनार को जानते होंगे, फोटो में देखे होंगे या फिर वहां पे जाके देखे होंगे। तो कुतुब मीनार ना बड़ा है ना छोटा है, कैसा है, लंबा है। तो लॉन्गेस्ट सेल की जब बात करेंगे वो हो जाएगा न्यूरॉन्स। ये जो न्यूरॉन है दिख रहा है, इसके बारे में मैं आगे मतलब विस्तृत अध्ययन करूंगा अगले वीडियोज में। तो ये न्यूरॉन जो है ये सबसे लंबा सेल है। एक किसमें पाया जाता है, तो ये हमारे जो दिमाग की कोशिकाएं हैं वो न्यूरॉन्स से बनी होती हैं, और बाकी जगह भी होता है, जैसे हमारे वो बैकबोन में जो तंत्रिका तंत्र गया है उस सब में होता है इसका उपयोग। तो मैं आगे बताऊंगा। देखिए इसमें आ गया कि सबसे छोटी कोशिका जो है माइक्रोप्लाज्म होती है, सबसे बड़ी कोशिका शुतुरमुर्ग का अंडा। सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र या सबसे छोटी कोशिका तंत्रिका तंत्र, ब्रेन या स्नायु की कोशिका भी होती है शरीर में। अब आते हैं आगे, तंत्रिका कोशिका में किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। जो हमारे दिमाग की कोशिकाएं हैं उसमें किसी भी प्रकार का विभाजन नहीं होता है। तो देखिए जब विभाजन नहीं होता है तो उससे दिक्कत क्या है कि यदि आपका हाथ पैर कहीं से कटता पीटता है तो तुरंत ठीक हो जाएगा। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोशिकाओं का विभाजन होता है, तुरंत तुरंत जो सेंट्रोसोम है वो कोशिका का विभाजन करके नया नया कोशिका बनाएगा और आपका शरीर फिर से ठीक हो जाएगा, मेंटेन हो जाएगा वहाँ पे। लेकिन यदि दिमाग पे आप मार दिए, किसी को खोपड़िया पे एक डंडा हुमच के मार दिए तो क्या होगा, यदि आप धीरे से मारे तो ऊपर वाला ये बाल उल सब रोक लेगा, उससे तनी तेज मार दिए तो क्या होगा, थोड़ा सा खोपड़िया पे चोट लगेगा, थोड़ा देर आपको दर्द करेगा। आप कोनो हुमच के एकदम कचकचा के मार दिया तो अंदर मेनिंजोइड झिल्ली में लगेगा और उससे भी इतनी ज़्यादा लग गया तो अंदर जाके न्यूरॉन सेल आपका डिस्टर्ब हो जाएगा, उससे आप पागल हो सकते हैं, ब्रेन हेमरेज हो सकता है, मर सकते हैं। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोशिका विभाजन नहीं हो रहा है, उसमें चोट लग गया मतलब अब उसका खराब होना तय है, वो अब ठीक नहीं होगा। वह क्षतिग्रस्त कोशिका जो है वो ठीक नहीं हो सकती, इसका सर में चोट लगने से शीघ्र ही मृत्यु हो जाती है। अक्सर सुनिए कि ब्रेन हेमरेज हो गया, कहीं से गिर गए, एक्सीडेंट हुआ, मर गए। तो क्यों होता है भाई ऐसा? क्योंकि वहाँ पे सेल्स में विभाजन नहीं होता है। आगे बताऊंगा कहाँ कहाँ ज़्यादा विभाजन होता है। अच्छा, सबसे तेज विभाजन जो है वो लीवर में होता है, ध्यान रखिएगा। लीवर हमारे दाहिने तरफ होता है। यदि कोई लीवर में छुरा मार दिया, आके छुरा घोंप दिया कोनो, तो तुरंत क्या होगा, उसमें सेल डिवीजन होने लगा। आप वहाँ पे उसको हिलाइए मत, बस चलिए डॉक्टर के पास, डॉक्टर आराम से उसको ऑपरेशन करके निकाल देगा, वहाँ पे तुरंत वो ठीक हो जाए, मतलब कुछ दिन लगेगा, आराम कीजिए, ठीक हो जाएगा। लेकिन यदि उसी में मार दिया, कचकचा के पूरा धक्का घुमा दिया, तो क्या होगा कि लीवर आपका खराब है, वो जो आप स्वाहा। तो इसलिए आप यदि पढ़े लिखे हैं, आप हमारा क्लास देख रहे हैं, तो आप किसी को मारने जाइएगा ना तो दाहिने तरफ मत मारिएगा, ना तो लीवर में मरेगा, वो मरबो नहीं करेगा। लगा के बाएं मार दिए, प्लिया उलिया फट जाएगा, काम खत्म हो जाएगा। तो मारने मत जाना को, बस समझा दिए हम कि दाहिने लीवर होता है, उसमें मारोगे तो बच जाएगा, यदि उसको घुमाया नहीं जाएगा तो, क्योंकि वो उसमें सबसे ज़्यादा तेज जो होता है वो मतलब सेल डिवीजन होता है। सेंट्रोसोम्स वहाँ बहुत तेज काम करते हैं। वो क्षतिग्रस्त जब होता है तो तुरंत अपने आप को मेंटेन कर लेता है। बढ़ते हैं आगे, कोशिका के अंग कौन कौन से हैं? ये कोशिका के अंग बहुत सारे हैं, एक एक करके मैं गिना दूँ इधर। तो सेल मेम्ब्रेन है, साइटोप्लाज्म है, माइटोकॉन्ड्रिया है, न्यूक्लियस है, डीएनए है, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम है, गोल्जी बॉडी है, राइबोसोम्स है, ये बहुत सारे पार्ट, इसके पार्ट्स हैं। अब एक एक करके हम सबसे पढ़ना स्टार्ट करेंगे कि ये क्या होते हैं। सबसे पहले हम लोग पढ़ेंगे, अच्छा, जीव द्रव्य, इसको हम लोग लास्ट में पढ़ने आएंगे, ठीक है। इसके बारे में थोड़ा सा हम अधिक पढ़ाएंगे, इसलिए इसको लास्ट में आएंगे हम पढ़ने। सबसे पहले हम लोग पढ़ते हैं कोशिका भित्ति क्या होती है। देखिए दोस्तों, कोशिका भित्ति जो होती है वो सेलुलोज की बनी होती है। तो कोशिका भित्ति जो होती है वो केवल पेड़ पौधों में होती है, ध्यान रखिएगा। कोशिका झिल्ली और कोशिका भित्ति दो तरह के टर्म आपके पास मिलेंगे, वो मैं यहाँ पे आपको फोटो में मैंने दिखा दिया है। देखिए ये है कोशिका झिल्ली, ये वाली है कोशिका झिल्ली और ये है कोशिका भित्ति। तो कोशिका भित्ति जो होती है वो हमेशा किसमें होती है? पेड़ पौधों में होती है। क्यों होती है? क्योंकि यह सेलुलोज का बना होता है। हमें सेलुलोज का बनाने की कोई जरूरत नहीं है, क्योंकि हम लोग ऑलरेडी सेलुलोज का कपड़ा पहनते हैं। जो अभी आप लोग शर्ट्स वगैरह पहनते हैं, जो भी कपड़ा आप लोग पहन लेते हैं, वो किसका होता है? सेलुलोज का होता है। तो हम अपने स्किन को ढकने के लिए सेलुलोज अलग से यूज कर सकते हैं। स्वेटर पहन लेते हैं, ठंडा का दिन आता है, गर्मी का दिन आ जाता है,
एक वो शर्ट में घूमने लगते हैं, हाफ शर्ट पहन के घूमने लगते हैं। तो ये सब क्या है, आप अपने आप को सेलुलोज से प्रोटेक्ट कर ले रहे हो, लेकिन पेड़ पौधों के पास ऐसा कोई कपड़ा नहीं है। तो भगवान देखो उनको लिए बना दिया क्या, सेलुलोज का कोशिका भित्ति, और वो उनको सुरक्षा प्रदान करता है। देखिएगा आप कभी पेड़ के किनारे खड़े होते हैं, उसी पे से लद गए, धक नोचे लगता है कोनो कोनो, तो नोचे लगा था, काची नोच रहा है, उसका सेल वॉल उसका ऐसे नोच के निकाल रहा है। वो किससे बना हुआ है, सेलुलोज का बना हुआ है। उसी सेलुलोज से देखिएगा नोट भी छपता है, जो नोट का कागज होता है या फिर ऐसे भी कागज जिस पे आप लिख रहे हैं अभी बैठ के, वो किसका बना होता है, सेलुलोज का बना होता है। अब आगे देखते हैं जीवाणु एक पादप होता है जिसकी कोशिका भित्ति पेप्टिकोग्लाइकन की बनी होती है। ठीक है, पेप्टिकोग्लाइकन की बनी होती है। कवक की कोशिका भित्ति काइरिन की बनी होती है, और कवक जो होता है उसकी कोशिका भित्ति किससे बनी होती है, काइरिन की। अब आगे देखते हैं हम लोग मनुष्यों में क्या होता है। मनुष्यों में होती है कोशिका झिल्ली, जिसको हम लोग बोलते हैं सेल मेम्ब्रेन। इस फोटो में मैंने दिखाया है, ये है सेल मेम्ब्रेन। देखिए सेल मेम्ब्रेन क्या होता है, इसके अंदर पूरा का पूरा सेल के जितने भी ऑर्गन्स हैं वो सारे इसके अंदर बंद है। ठीक है, यहाँ पे माइटोकॉन्ड्रिया, यहाँ पे गोल्जी का है, यहाँ पे आपका न्यूक्लियस है, वगैरह वगैरह सारा इसके अंदर बंद है। तो इसको प्रोटेक्शन कौन देता है, तो वो देता है सेल मेम्ब्रेन। और यदि पौधा हो जाएगा तो उसके बाहर से एक और झिल्ली लगा दिया जाएगा, बाहर से एक और झिल्ली लगा दिया जाएगा, और इसी को कहेंगे सेल वॉल। मतलब दूधू को झिल्ली से पैक रहेगा। कैसे आप जाते हैं बाजार से, कोई महंगा सा चीज होता है और मान लीजिए वो उसका फटने का डर है कि आप हाथ में से हिलाते डुलाते ला रहे हैं, उसको फट जाएगा, तो दुकानदार क्या करता है, 2 चिमकी लगा देता है, 2 प्लास्टिक लगा देता है। तो ये दूसर का जो प्लास्टिक है, पहला प्लास्टिक है वह सेल मेम्ब्रेन, और दूसर का जो प्लास्टिक में ढुका दिया उसको क्या कहा जाएगा, सेल वॉल कहा जाएगा। ठीक है, तो सेल वॉल आपको मैंने आशा करता हूँ कि आपको समझ में आ गया होगा। यह जंतु तथा पादप दोनों में पाया जाता है। देखिए पादप में अलग से वॉल जुड़ जाता है, लेकिन जंतु में केवल व केवल सेल मेम्ब्रेन ही होता है। कोशिका के अंदर के सभी अवयव इसी झिल्ली के अंदर बंद रहते हैं। यह कोशिका के अंदर जाने वाले पदार्थों को नियंत्रण करता है। यह सेमी परमिएबल होता है। ठीक है, कुछ जो उसके जरूरत के लायक है चीज वो उसके अंदर जाएगा, बाकी चीज नहीं जाएगा, उसको रोक देगा। अर्ध परागम्य होता है, कुछ ही वस्तु को अंदर जाने देता है। ठीक है, अब आगे देखते हैं हम लोग माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। देखिए इसके अंदर ये माइटोकॉन्ड्रिया है। पहले मैं पूरा बड़ा वाला फिगर दिखा दूं, फिर आपको समझ में आएगा माइटोकॉन्ड्रिया क्या होता है। देखिए यहाँ पे दिखा देता हूँ मैं माइटोकॉन्ड्रिया, ये जो दिख रहा है आकृति यही है माइटोकॉन्ड्रिया। इसके बारे में हम लोग विस्तृत अध्ययन करेंगे। देखिए आपको मैं दिखा दूं यहाँ पे पूरा का पूरा फिगर, फिर एक एक करके मैं दिखाऊंगा तो आपको ज़्यादा अच्छा से समझ में आएगा। देखिएगा ये है हमारे पास माइटोकॉन्ड्रिया। ठीक है, ये सेल मेम्ब्रेन वही मैंने बता दिया, साइटोप्लाज्म बाद में बताऊंगा। ये है हमारे पास न्यूक्लियस है, जो बीच में बड़ा वाला दिख रहा है ये न्यूक्लियस है। ये हो गया हमारा एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ये बड़ा सा जो दिख रहा है ये है एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये है लाइसोसोम, इसके बारे में आगे बताऊंगा। ये है राइबोसोम्स, ये है गोल्जी ऑपरेटस, वॉक्यूल्स होते हैं खाली जगह यहाँ पे, ये सब मैं आगे अभी दिखाने वाला हूँ। यही फिगर है मेन सेल का, इसके अंदर के एक एक पार्ट्स को मैं खोल के अब बताने की कोशिश करूंगा। चलिए आइए देखते हैं कि माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है। देखिए इसकी खोज अल्टमैन ने की थी। माइटोकॉन्ड्रिया खोज किसने की थी, अल्टमैन ने। अच्छा आप हिंदी इंग्लिश नाम पे मत जाइएगा, ठीक है, माइटोकॉन्ड्रिया सूत्रकणिका याद रखिएगा तो करते रह जाइएगा। भाषा मत जाइए, यहाँ आप साइंस पढ़ रहे हैं तो साइंस के पक्ष में रहिए, भाषा के पक्ष में रहिएगा तो जिंदगी भर आप भाषा देखते रहिएगा, नौकरी लेकर दूसरा चला जाएगा। एक सीट है आपके लिए है, आप पढ़िए, हिंदी इंग्लिश जैसे समझ में आ रहा है पढ़िए, मैं पढ़ाने के लिए आपको तैयार हूँ। अब बात आती है माइटोकॉन्ड्रिया को हिंदी में कहते हैं सूत्रकणिका। देखो जिंदगी में याद नहीं होगा ये। तो माइटोकॉन्ड्रिया जो इसकी खोज किसने की थी भाई, अल्टमैन ने की थी। यहाँ ऑक्सी श्वसन होता है। ऑक्सी श्वसन मतलब ऑक्सीजन के प्रेजेंटेशन में जो श्वसन हो रहा है उसको बोलते हैं ऑक्सी श्वसन। और अनऑक्सी श्वसन एक होता है जो ऑक्सीजन नहीं मिल पाता है प्रॉपर, तो उसको बोलते हैं अनऑक्सी श्वसन, जिसकी वजह से आप दौड़ रहे हैं, आपको ऑक्सीजन की ज़्यादा जरूरत होती है उस समय, और उस समय ऑक्सीजन आपके पास यदि कम जाए तो देखिए घुटना उठना में दर्द हो जाता है। खिलाड़ियों को अक्सर देखिएगा एक क्रैम्प आ गया। क्रैम्प आ गया मतलब अनऑक्सी श्वसन हुआ ज़्यादा उनके मेहनत करने से, और वहाँ पे लैक्टिक एसिड जम गया, इसलिए उनको दर्द होने लगता है। तो थोड़ा थोड़ा उनको दवा हुआ दिया जाता है, दवा हुआ दे देता है, सब तो ठीक हो जाता है व्यायाम व्यायाम कराने से। तो वो हो गया अनऑक्सी श्वसन। यहाँ ऑक्सी श्वसन होता है किसमें, वो होता है हमारा माइटोकॉन्ड्रिया के अंदर। यहाँ एक क्रेब्स चक्र चलता है, इसकी खोज की थी, इस चक्र की खोज किसने की थी, क्रेब्स ने, इसलिए इनके नाम पे पड़ गया इसका नाम क्रेब्स चक्र। इससे क्रेब्स चक्र से क्या होता है, एटीपी का निर्माण होता है। 36 एटीपी का निर्माण होता है। एटीपी का फुल फॉर्म होता है एडिनोसिन ट्राइफॉस्फेट। तो एक चक्र चलने से कितने एटीपी का निर्माण होता है, 36 एटीपी का निर्माण होता है, तथा वह बाद में जाके
ग्लूकोज बनता है, उसी ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। ध्यान रखिएगा, हमारे पास जो एनर्जी होती है वो किससे होती है? ग्लूकोज से होती है। अच्छा देखिए, जो इसकी भीतरी परत होती है माइटोकॉन्ड्रिया की, जो आंतरिक दीवार होती है, उसको हम लोग बोलते हैं क्रिस्टी। दृष्टि नहीं, क्रिस्टी। ध्यान रखिएगा, देखिए ये क्रिस्टी है, ये दिख रहा है नाम, यही हमारी क्रिस्टी है, जो ऐसे ऐसे दिख रहा है, इसी को बोलते हैं क्रिस्टी। तो क्वेश्चन आता है कि माइटोकॉन्ड्रिया की आंतरिक दीवारें जो होती है उसको क्या कहते हैं? उसको क्रिस्टी कहते हैं। अब आते हैं कोशिका का पावर हाउस किसको कहते हैं? यहीं से ऊर्जा हमको मिलती है, ठीक है, यही एटीपी में चेंज करेगा, ठीक है, और फिर जाके वो ग्लूकोज में चेंज होगा, ग्लूकोज से हमें एनर्जी मिलती है। देखते हैं कोई यदि भूखा होता है उसको तुरंत आप ग्लूकोज दीजिए तो क्या हो जाता है? तुरंत वो उसके अंदर एनर्जी आ जाती है, मतलब डायरेक्ट उसको आप ग्लूकोज ही दे दिए तो एनर्जी उसको तुरंत मिल जाती है। अब आगे हम लोग पढ़ेंगे अंतर प्रदब्य जालिका, जिसको बोलते हैं एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ER। अब अंतः प्रद्रव्य जालिका याद किया तो आप याद करिए, हमें उससे मतलब नहीं है। एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम याद किए, ज्यादा बेहतर है आपके लिए। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या करता है? कोशिका के अंदर आंतरिक सहायता देता है। कैसा आंतरिक सहायता भाई? इस कोशिका को खड़ा रखने में। जैसे आप जिस रूम में बैठ के पढ़ रहे हैं, उस रूम के चारों किनारे पे क्या हो गया? एक पिलर हो गया, वो पिलर धंस जाए तो क्या होगा? ऊपर से छत ऐसे आके आपके ऊपर गिर जाएगा, आप पचक जाएंगे। तो ये न पचकने के लिए क्या किया गया है? 4 गो पिलर लगाया गया है। तो यही पिलर का काम आपके सेल के अंदर कौन करता है? एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम करता है। ध्यान रखिएगा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है वो शरीर के अंदर आंतरिक सहायता प्रदान करने का काम करता है। अच्छा, एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम जो है उसमें 2 तरह के पार्ट्स होते हैं। कौन कौन से 2 तरह के पार्ट्स है देखिएगा, एक होता है स्मूथ पार्ट और एक होता है रफ पार्ट। देखिए आपको दिखा दूं, ये जो है रफ पार्ट है, ये वाला पार्ट रफ है। देखिए इस पे खुरदरा खुरदरा सा कुछ कुछ आपको दिख रहा होगा, पॉइंट सा ऐसा, तो यही खुरदरा पार्ट है। आगे आगे बताऊंगा इसका क्या यूज है। और ये देखिए पूरा स्मूथ है, एकदम चिकना सा, ठीक है। तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम 2 पार्ट्स में होता है, एक होता है खुरदरा और एक होता है चिकना, ठीक, रूखा चिकन, भोजपुरी में समझ लो। तो रूखर जो होता है यानी कि रफ जो होता है, उसमें क्या होता है? जो पॉइंट हमने बताया था खुरदरा पदार्थ होता है राइबोसोम। यह क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। राइबोसोम क्या करता है? प्रोटीन का निर्माण करता है। यह कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग होता है। कोशिका के अंदर का सबसे छोटा अंग कौन सा होता है? राइबोसोम। यह प्रोटीन का निर्माण करता है, अतः इसे प्रोटीन की फैक्ट्री भी कहते हैं। प्रोटीन की फैक्ट्री किसको कहते हैं? सेल के अंदर राइबोसोम को। राइबोसोम क्या है? तो एंडोप्लाज्मिक रेटिकुलम के रफ पार्ट पे जो पॉइंट सा डॉट सा सिस्टम हमने दिखाया, इसको क्या कहते हैं? राइबोसोम्स कहते हैं। इसी को प्रोटीन का फैक्ट्री भी कहते हैं, क्योंकि यह प्रोटीन का निर्माण करता है। अच्छा, चिकना वाला तब क्या करता है भाई? ये चिकना वाला का भी तो कुछ काम होगा, तो ये वसा का निर्माण करता है। किसका निर्माण करता है? फैट का। चिकना होता है, देखिए आप घी या मक्खन जो भी खाते हो थोड़ा चिकना होता है, तो फैट है, वही क्या है? फैट। तो फैट हमेशा चिकना होता है, तो वह स्मूथ वाले पार्ट की तरफ होगा। और रफ वाले पार्ट पे क्या बनता है? राइबोसोम्स की वजह से प्रोटीन बनता है, तो इसको प्रोटीन की फैक्ट्री कहते हैं। तो प्रोटीन की फैक्ट्री को कहेंगे? राइबोसोम्स को। अब देखिए राइबोसोम्स होता है 2 प्रकार का। कैसे कैसे? एक होता है 70S राइबोसोम। 70S राइबोसोम क्या होता है? यह हल्का होता है, यह प्रोकैरियोटिक कोशिकाओं में पाया जाता है। और एक होता है 80S राइबोसोम, यह भारी होता है तथा यह यूकैरियोटिक सेल्स में पाया जाता है। अब ये यूकैरियोटिक और प्रोकैरियोटिक क्या होता है, इसके बारे में थोड़ा सा मैं बता दूं। इसके बारे में और आगे भी चर्चा करूंगा, इस वीडियो में नहीं, अगले वीडियो में, लेकिन यहाँ पे थोड़ा सा मैं बता दूं। प्रोकैरियोटिक मतलब ऐसे जीव जो केवल एक सेल से बन गए हैं, जैसे अमीबा वगैरह होता है, उसमें एक ही सेल होता है, यूनिसेलुलर, वो होता है प्रोकैरियोटिक, जिसको हम लोग देख नहीं पाते हैं। ध्यान रखिएगा, जिसको हम लोग देख नहीं पा रहे हैं लेकिन जीव है, वो होता है प्रोकैरियोटिक। ऐसे याद रखिएगा। जिसको हम लोग देख पा रहे हैं वो होता है यूकैरियोटिक। और यूकैरियोटिक में क्या होता है? इसमें भारी भारी राइबोसोम्स होते हैं 80S, और जो हल्के होते हैं उसको बोलते हैं 70S। अच्छा, एस का मतलब क्या है? सेडिमेंटेशन। सेडिमेंटेशन मतलब अंदर बैठ जाने का जो काम होता है। जैसे पानी में आप गंदगी घोल दीजिए, धूल मिट्टी घोल दीजिए और पानी को रख दीजिए, थोड़ी देर में क्या होगा? वो धूल मिट्टी अंदर जाकर बैठ जाएगा। तो जो हल्का होगा वो ऊपर तैरते रहेगा ज्यादा, और जितनी जो भारी हो जाएगा जल्दी जाकर बैठ जाएगा। तो 80S थोड़ा सा भारी होता है, तो उसका सेडिमेंटेशन रेशियो थोड़ा ज्यादा है, 80S हो गया, और जिसका कम है वो 70S हो गया। तो 80S किस में होता है? यूकैरियोटिक सेल्स में। यूकैरियोटिक सेल्स मतलब जो सेल्स हम आप में है, हम में है, आप में है, और जो अमीबा वगैरह में हो गया वो होता है प्रोकैरियोटिक। जो दिख नहीं रहे हैं उनके अंदर प्रोकैरियोटिक सेल्स होते हैं, ठीक है। उसमें पाया जाता है 70S। एस मतलब सेडिमेंटेशन कोफिशिएंट। अब आते हैं हम लोग गोल्जी बॉडी को देखते हैं। गोल्जी बॉडी क्या होता है, या फिर उसको बोलते हैं गोल्गी ऑपरेटस, इसको मैंने फिगर में उधर दिखाया था। इसकी खोज
कैमिलो गोल्जी ने किया था, ध्यान रखिएगा। गोल्जी ऑपरेटर्स की खोज किसने की थी? कैमिलो गोल्जी ने। और क्रेब्स चक्र की खोज मैंने बताया था क्रेब्स ने की थी। तो गोल्जी बॉडी की खोज किसने की? कैमिलो गोल्जी ने। इसका काम है पदार्थों का परिवहन करना। जो भी पदार्थ हैं उसको क्या करना? परिवहन करना, यानी कि ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। कौन? गोल्जी बॉडी जो होता है वो ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। इस मैंने फिगर नहीं लगाया है, आगे मैं बता दूंगा आपको। तो गोल्जी बॉडी का काम करता है, ट्रांसपोर्टेशन का काम करता है। ट्रांसपोर्टेशन मतलब जैसे मैं अभी आपको पढ़ा रहा हूँ, तो पढ़ाते समय हमें दिमाग को तेज रखना है और जीभ को। तो यहाँ पे हमारे सेल्स जो हैं बहुत ज़्यादा एक्टिव होंगे और हर जगह से ला के जितना एनर्जी होगा वो सब एक जगह इधर जीभ पे और दिमाग पे फेंक रहा होगा। ये सब काम कौन कर रहा होगा? गोल्गी ऑपरेटर्स कर रहा होगा। यदि ये काम करना बंद कर दे तो कुछ देर में हम यहाँ पे ऐसे पढ़ा रहे होंगे, ऐसे बोलने लगेगा। मतलब क्या हुआ कि अब यहाँ पे एनर्जी खत्म हो गई, ला के नहीं दे रहा है, मतलब गोल्गी ऑपरेटर्स हमारा सही से काम नहीं कर रहा है सेल्स का। तो ये ट्रांसफॉर्म करने का काम कौन करता है? गोल्गी ऑपरेटर्स करता है। आगे बढ़ते हैं हम लोग। सेंट्रोसोम क्या होता है? देखिए सेंट्रोसोम, इसको बोलते हैं हिंदी में तारक काय। ये क्या होता है? कोशिका विभाजन का कार्य करता है। सेंट्रोसोम क्या करता है? कोशिका विभाजन का काम करता है। यानी ये होता है, देखिए बंडल की तरह, इधर दिख रहा है आपको फोटो में, ये बंडल की तरह होता है, लकड़ी का बंडल बांध लेते हैं ना, उस तरह का होता है सेंट्रोसोम। ये क्या करता है कि ये टूट करके दो नए कोशिकाओं को बनाता है। और टूट करके ये नहीं कहा था बना, जैसे ये एक सेंट्रोसोम है मान लेते हैं, इसको यहाँ से तोड़ दिया जाएगा तो अब क्या होगा? एक इधर भी सेंट्रोसोम हो जाएगा और एक इधर भी सेल बना देगा, दो को बना देगा। तो ये कोशिका विभाजन में मदद करता है। और टूट के खत्म होता है, दो को बना देता है, खत्म नहीं होता है, दो को बना देता है। ऐसा करता है कौन? सेंट्रोसोम। वही मैंने बताया था कि जो हमारा दिमाग होता है, ब्रेन जो होता है, इसमें सेंट्रोसोम नहीं के बराबर होता है। मान के चलिए कि नहीं होता है। हमारा दिमाग जो होता है किससे बनता है? न्यूरॉन सेल्स से बना होता है। तो वहाँ पे आप सुनिएगा हमेशा कि चोट लग गई और मृत्यु हो जाती है जल्दी। क्यों? क्योंकि वहाँ पे कोशिका विभाजन नहीं हो रहा है, वो रिपेयर नहीं कर पा रहा अपने आप को। वही लीवर में तुरंत रिपेयर हो रहा है। अच्छा, बच्चे जब होते हैं, छोटे बच्चे, उनमें सेंट्रोसोम काफ़ी तेज़ी से काम करता है। जैसे जैसे हमारा उम्र बढ़ने लगता है तो सेंट्रोसोम जो होता है वो काम करना धीरे धीरे कम कर देता है। क्यों? बच्चों में देखिएगा अक्सर वो कटते पीटते रहते हैं, इन्हें गिर गया, उन्हें छलांग मार दिया, उन्हें कट गया, तो तुरंत रिपेयर कर लेता है। या हड्डी टूट गई तो तुरंत देखिएगा 10 दिन में जुड़ के ऐसे खेलने लगता है। लेकिन यदि बूढ़े आदमी की हड्डी टूट गई तब वो जुड़ने वाला नहीं है, बाबा वैसे पड़े रहेंगे। मतलब क्या? उनके अंदर सेंट्रोसोम काम नहीं कर रहा है सही से। सेंट्रोसोम जो है वो कोशिका विभाजन नहीं कर रहा है, इस वजह से उनका हड्डी जुड़ा नहीं और बच्चा का तुरंत जुड़ गया। अब देखिए आगे बढ़ते हैं। ये जो है सेंट्रोसोम मस्तिष्क में नहीं पाया जाता है। अच्छा, जब ये ज्यादा विभाजन होगा, जब सेंट्रोसोम्स ज्यादा विभाजन करने लगा तब क्या होगा? तब एक सबसे खतरनाक बीमारी का जन्म होता है जिसको बोलते हैं हम लोग कैंसर। कौन सी बीमारी होती है? कैंसर। कैंसर क्या होता है? पहले वो घाव होगा, वो घाव बढ़ने लगेगा, बढ़ते बढ़ते बहुत बड़ा घाव हो जाएगा, उसको ऑपरेशन करना पड़ेगा, वही कैंसर हो जाता है। तो भाई कैंसर क्यों हुआ? ज्यादा वहां पे ज्यादा बड़ा कैसे हो गया? तो पहले जगह था वहां पे मान लो 1000 सेल्स का, अब सेल विभाजन वहां पर बहुत तेज होने लगा, सेंट्रोसोम बहुत तेज काम करने लगा। अब 1 लाख, 2 लाख, 5 लाख, 10 लाख सेल बना दिया। अब उसको कहाँ रखोगे? तो फूल कैसे निकल जाएगा गिल्टी, वो में अल्सर हो जाएगा, तब तक कैंसर हो जाएगा। अब वही आप दिमाग में सुनिएगा तो किसी के माइंड में कैंसर नहीं होता है, वहां पे क्या होता है? तो एक ट्यूमर हो जाता है, घाव जैसा होता है, ठीक है, गिल्टी जैसा, तो ट्यूमर हो जाता है और ट्यूमर में उसको खत्म कर देता है, क्योंकि उतना भी वहां पे नहीं होना चाहिए था। अच्छा, जब हम बात कर रहे थे कि वहां पे जब सेल्स में सेंट्रोसोम होता ही नहीं है तो होता वो कैंसर कैसे रूप ले लेता है? तो देखिए वहां पे 90% जो होता है ना दिमाग के अंदर, 90% न्यूरॉन सेल्स का बना होता है और जो 10% उसका होता है वो बनाता है गिलियल सेल्स का। ध्यान रखिएगा, 10% किसका बनता है? गिलियल सेल्स का। और उस गिलियल सेल्स में न्यूरॉन होते हैं और वही न्यूरॉन किसका कारण बनते हैं? ट्यूमर का कारण बन जाते हैं। और बाकी उसमें जल्दी ट्यूमर नहीं होता है, जल्दी कैंसर नहीं होता है। कैंसर हमारे शरीर के निचले पार्ट्स में होता है, जहाँ जहाँ पे सेंट्रोसोम की अधिकता हो गई, खास करके लीवर में बाबू जल्दी पकड़ दो, ध्यान रखना। पादप कोशिकाओं में कोशिका विभाजन सेल प्लेट्स से होता है। जंतु में किससे हुआ? सेंट्रोसोम से। और पादप में यानी कि पौधों में सेल प्लेट्स से होगा। सेंट्रोसोम की खोज बोबरी ने की थी। किसने की थी? बोबरी ने। सेंट्रोसोम की खोज बोबरी ने की थी। अब आते हैं हम लोग बात करते हैं लाइसोसोम की खोज किसने की। देखिए लाइसोसोम जो है ना बड़ा भयानक चीज है, ध्यान रखिएगा। जैसे हमारे सिस्टम में जुडिशियरी का जो काम है, जज साहब को जो काम है, वही काम यहाँ पे
लाइसोसोम का है। लाइसोसोम बैठा हुआ है सजा देने के लिए। ये क्या करता है कि यदि कोई भी सेल सही तरह से काम करना बंद कर देगा तो ये क्या करेगा, इसके अंदर देखिए भरा रहता है हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। ये जो अंदर में आप देख रहे हैं ये क्या है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम्स। हाइड्रोलाइटिक एंजाइम मतलब ये जल अपघटक होते हैं, ठीक है। जल में बहुत सारे एसिड्स मिले हुए हैं, एंजाइम्स मिले हुए हैं, जो क्या करेंगे किसी भी सेल्स को गलाने की क्षमता रखते हैं। यह कोशिका के अंदर पाचन का कार्य करता है। किसका कार्य करता है, पाचन का। इसके अंदर जल अपघटक एंजाइम होता है, हाइड्रोलाइटिक एंजाइम होता है। कोशिका के अंदर कोई अंग यदि काम नहीं करता है तो यह उस अंग को नष्ट कर देता है। अच्छा, कोशिका के अंदर किस अंग को यह नष्ट करेगा इसके बारे में कौन बताएगा, तो इसके बारे में न्यूक्लियस बताता है। न्यूक्लियस आके इसको कहेगा कि ये लाइसोसोम ऐसा है कि माइटोकॉन्ड्रिया काम नहीं कर रहा है, अच्छा काम नहीं कर रहा है, रुक, ओकरा पास सटेगा और सट के जाते हैं तो क्या करेगा, इसमें जो हाइड्रोलाइटिक ये एंजाइम्स है ना, ये थोड़ा सा लेकर आप छीट देगा, और जैसे ही छीटेगा वो निपट जाएगा। तो ये काम कौन करता है, निपटाने वाला काम करता है कौन करता है, लाइसोसोम करता है। और जब पूरी की पूरी सेल्स ही काम नहीं करती, पूरा कोशिका काम नहीं कर रहा है, तो ये भी अपने अंदर मर जाता है और सेल्फ डिफेंस का काम करता है, अपने अंदर ही अंदर मर जाएगा और पूरा का पूरा सेल को खत्म कर देगा। ठीक है, सेल के अंदर यदि कोई काम अंग नहीं कर रहा है तो उस अंग को यह नष्ट करेगा। जब पूरी कोशिका काम नहीं करेगी तो यह खुद ही कट जाता है, जिससे पूरी कोशिका नष्ट हो जाती है। अतः इसे आत्महत्या की थैली भी कहते हैं, यानी एटम बॉम्ब ऑफ सेल्स कहते हैं। इसकी खोज किसने की थी, डी दुबे ने की थी। अच्छा, अब देखिए जैसे कभी कभी क्या होता है कि आप किसी से लड़ाई कर लिए, लड़ाई करिए वो पूरा हुमच के एक मुक्का दे दिया आपके आंख पे, तो देखिए काला लड़कों पे ज़्यादा इफेक्ट नहीं पड़ता है, लेकिन गोरका जो होता है ना वो आँखिया के नीचे बुल्लू हो जाता है। काला नहीं, बुल्लू रंग का हो जाएगा। काला तो होता ही है, बुल्लू हो जाता है गोरकन में और ज़्यादा। जैसे आप देखे होंगे वो मिर्जापुर मुन्ना भैया को दे देता है बबलू घींच के, वो कौन गुड्डू भैया, तो पूरा काला हो जाता है, चश्मा लगा के चलता है। तो इसी गोरकले कौन चश्मा लगा के चलता है। तो वहाँ पे होता क्या है, उसके अंदर के सारे लाइसोसोम्स मर जाते हैं। अब लाइसोसोम मर गया है तो उस सेल को खत्म कौन करेगा, उस काला को हटाएगा कौन। तब कहा जाता है करे गर्म पानी से उसको सेक दो। तो गर्म पानी से सेकने से क्या होता है कि आसपास के जो सेल्स होते हैं वो भी एक्टिव हो जाते हैं। कह इनने क्या है, मेला लगाएगा, सब सेल्स घूमने आएंगे, देखिए अरे यहाँ तो मर गया है। तो जैसे नहीं फूल चढ़ाया जाता है, जाके कोई मर गया तो उसे घर में जाकर सब कोई अर्थी पे फूल चढ़ा देता है, तो वही काम करता है बाकी सब सेल्स आके थोड़ा थोड़ा हाइड्रोलाइटिक एंजाइम जो होता है उसको छीटते रहता है। धीरे 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 10-15 दिन में आप देखिएगा कि फिर से उसका आँखिया जैसा था वैसा हो गया। मतलब जो काला दाग था वो खत्म हो गया। काला दाग खत्म होने का मतलब जो मरे हुए सेल्स थे वो खत्म हो जाते हैं। जैसे लड़कियां जाती है ब्यूटी पार्लर में, तो ब्यूटी पार्लर वाली क्या करती है, उसके चेहरे पे जितने मरे हुए सेल्स हैं उन सारे मरे हुए सेल्स को रगड़ रगड़ के ये क्रीम वो क्रीम लगा लगा के खत्म कर देती है। मतलब मरे हुए सेल्स को हटा दी, आपका चेहरा फिर से चमकने लगेगा। क्या फायदा, फिर 10 दिन बाद वह हाल हो जाएगा, फिर पहुंचेगी। कमाइए है, ठीक है कमाओ। अब देखिए हमारे शरीर के अंदर जो आरबीसी हैं, यानी ब्लड में जो रेड ब्लड प्लेटलेट सेल्स होते हैं, आरबीसी रेड ब्लड सेल्स, उसके अंदर लाइसोसोम नहीं होता है। और ये भी आप जानते हैं कि रेड ब्लड कार्पसल्स जो हैं उनका 120 दिन में मरना तय है। तो 120 दिन में जब आरबीसी मर जाएगा और ये लाखों करोड़ों की संख्या में और मर जाएगा तो ये रहेगा कहाँ, मरने के बाद जाएगा कहाँ। तो इसके लिए भगवान जी क्या किए हैं, आपके शरीर के अंदर एक दे दिए हैं स्प्लीन, ये होता है हमारी बाईं तरफ। तो इसी स्प्लीन को कहते हैं हिंदी में लोग प्लीहा या तिल्ली। तो इसमें एक छन्नी टाइप का लगा हुआ है, छन्नी नहीं मतलब उस तरह का छन्नी लगा हुआ है। वो क्या करता है कि देखते रहेगा, अच्छा अच्छा तुम्हारा 120 दिन पूरा होगा, तुम मर गए, आओ नहीं, तुरंत उसको बुलाता है, छान के अपने पास रख लेता है। इसलिए इस आरबीसी इसे जो तिल्ली होता है, यानी कि जिसको हम लोग बोलते हैं स्प्लीन, इसको आरबीसी का कब्रगाह भी कहते हैं। आरबीसी का कब्रगाह किसको कहते हैं, स्प्लीन को। अब आइए हम लोग पढ़ते हैं केंद्रक के बारे में। न्यूक्लियस क्या होता है, देखिए ये है न्यूक्लियस। ये पूरा का पूरा हमारा सेल था, ये पूरा सेल था। इसमें छोटा सा जो दिख रहा है इसको मैंने यहाँ बड़ा करके दिखा लिया, ये होता है पूरा का पूरा सेल, सॉरी न्यूक्लियस। इस न्यूक्लियस के अंदर बहुत सारे चीज होते हैं। ये इतना छोटा आपको दिख रहा है लेकिन इतना छोटा है नहीं, इसके अंदर भी बहुत सारे चीज होते हैं। जितना भी आप जानते हैं डीएनए, आरएनए वगैरह वगैरह, वो सब इसी के अंदर भरा होता है। ठीक है, इसकी खोज किसने की थी, मैंने बताया था रॉबर्ट ब्राउन ने। यह कोशिका को नियंत्रित करने का काम करता है, कंट्रोल। कोशिका को, पूरे कोशिका कंट्रोल कौन करता है, वो करता है न्यूक्लियस। यदि ये नहीं रहे ना तो लाइसोसोम अपना मारने जीने वाला काम खत्म कर देगा, और माइटोकॉन्ड्रिया अपना एनर्जी बनाने वाला काम छोड़ देगा। वो सब सुस्त पड़ के बैठ जाएगा क्योंकि उसे कोई कंट्रोल नहीं कर रहा है। तो पूरे कोशिका कंट्रोल कौन करता है, यही
करता है, मतलब न्यूक्लियस करता है, अतः इसे कोशिका का दिमाग भी कहते हैं। यह 80% प्रोटीन से बना होता है, ठीक है। अब इसके आगे आता है वॉक्यूल्स, जिसको हम लोग बोलते हैं रसधानी। रसधानी के बारे में समझिएगा, जैसे ये पूरा का पूरा हमारे पास सेल था, तो इसमें छोटा सा जो दिख रहा है ये वॉक्यूल्स है, ठीक है। छोटा वाला जो खाली दिख रहा है ये वॉक्यूल्स है। वॉक्यूल्स क्या करता है, ये पानी को स्टोर करता है अपने अंदर, क्या करता है, जल को स्टोर करता है। तो ये सोचिए, हमें ज़्यादा जल की ज़रूरत है कि पेड़ पौधों को? तो वाकई है कि पेड़ पौधों को जल की ज़्यादा ज़रूरत है, इसलिए उनके पास जो वॉक्यूल्स होता है वो देखिए काफ़ी बड़ा होता है, ये काफ़ी बड़ा। और हम लोगों के पास वॉक्यूल जो होता है वो छोटा सा होता है, देखिए ये वाला छोटा वाला, ये वॉक्यूल्स हमारे पास। अच्छा, जो हमारा शरीर है वो लगभग 70% वाटर से बना हुआ है, 60 to 70% वाटर से बना हुआ है। तो वाटर से बना मतलब का पेड़, हमारा शरीर में पूरा टंकी है पानी के, इन्होंने छेद दिए तो 70 लीटर 60 लीटर पानी निकल जाएगा, 100 लीटर 100 किलो का आदमी है तो नहीं, वो अलग अलग सेल्स के वॉक्यूल्स में पानी फंसा हुआ है। और इसी से आपको प्यास लगती है, जब वॉक्यूल सूखने लगेगा, पानी की कमी होगी, तो 1% जब सूखेगा ना तो आपको प्यास लगेगी, 5% सूखेगा तो बहुत ज़्यादा तेज प्यास लगेगी, जो ना कहीं भोजपुरी में कहा जाएगा पूरा तरास बिल बनी एकदम, जल्दी पानी लाओ। आज जैसे ही वो 10% होगा, अब चाचा चल जाएंगे। कभी कभी क्या होता है कि आपको यदि लूज मोशन हो गया तो क्या होता है, आपको डॉक्टर्स देता है वो ORS का घोल की इसको आप पीजिए। ORS छोड़िए, आप घर पे भी बना सकते हैं, जैसे चीनी और नमक मिला लीजिए, और किसी किसी गधा को स्वाद नहीं आता है कि ना हम नहीं पियेंगे, चल तनी सा नींबू गाड़ ले और सबको पीजिए उठा के। जब पियोगे तो अच्छा लगेगा, उसको दिन भर में 1-2 लीटर पियो, उससे तुम्हें डिहाइड्रेशन का शिकार तुम नहीं होगे और तुम्हें पानी उन्हें चढ़ाने की जरूरत नहीं पड़ेगा। अब ये कौन नहीं पीता है स्टाइल में, ना हम ना पियेंगे, ले पानी चढ़ जाएगा, मियाजे हरियर आ जाएगा। तो ये सब नहीं करना, पानी पीना, और ये स्वाद के चक्कर में मत रहना, लूज मोशन हो जाए तो चल जाओगे ऊपर है। तो पेड़ पौधों को पानी की ज़्यादा जरूरत होती है, इसलिए उनके पास क्या है, बड़ा सा वॉक्यूल्स, और हम लोगों को कम पानी की जरूरत है, इसलिए हमारे पास छोटा सा वॉक्यूल्स। लेकिन इसी में सारा का पानी, सारा का जो पानी है वो इसी में आकर स्टोर रहता है। यह जंतुओं में छोटा किंतु पादपों में बड़ा होता है। अब आगे हम लोग को पढ़ना है प्लास्टिड्स के बारे में, जिसको बोलते हैं लवक। तो इसके बारे में हम अगले वीडियो में बात करेंगे। यदि ये वीडियो आपको पसंद आया हो तो प्लीज़ इस चैनल को लाइक और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। और हाँ, इस वीडियो में रोज बने रहिए, आपको बहुत बढ़िया सीरीज मिलने वाला है, इससे सारा क्वेश्चन आपका कवर हो जाएगा। यदि आप हमारे ग्रुप से जुड़ के क्विज करना चाहते हैं तो इस टेलीग्राम चैनल को फॉलो कीजिए @PMC Group Official। धन्यवाद, खुश रहिए, पढ़ते रहिए।